वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रैक्टिस पेपर 1 फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। तो पार्ट 2 में सभी का स्वागत है और हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर ओमिक डिवाइसेस इज। तो आप जानते हैं ओमिक एंड नॉन ओमिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ स्पेशल ग्राफ गैलियम आर्सेनाइड का आपको याद होगा। ये होता है आईवी कर्व, यानी करंट वाई एक्सिस पर, वोल्टेज एक्स एक्सिस पर, और ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि कौन से रीजन में रेजिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है। तो रेजिस्टेंस फिजिकली नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं होता, ये हम अच्छे से जानते हैं। मैथमेटिकली ये नेगेटिव हो सकता है, यहाँ इस रीजन में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट घट रही है। यहाँ तो आप जानते हैं सभी लोग आंसर ओमिक यानी लीनियर डिवाइस। So option A is correct. Kirchhoff's second law is based on कंजर्वेशन लॉ ऑफ। कौन से कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है? सेकेंड लॉ का मतलब है केवीएल, फर्स्ट लॉ का मतलब है केसीएल। तो केवीएल बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, और फर्स्ट लॉ बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। इसी तरह से लेंजेस लॉ बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ये आपको आइडिया होना चाहिए। दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, आपको दिए हैं एक्स और वाई, डायमीटर सेम है, तो आप लिख सकते हैं dx इक्वल टू dy। जो भी गिवन डेटा है पिक्चर बनाते चले। किसी बैटरी के अक्रॉस आपने जोड़ा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, इलेक्ट्रॉन इन x इज ट्वाइस दैट इन y, जस्ट डबल है, जितनी x में है उसकी डबल है y में। इन x इज ट्वाइस, x में डबल है बच्चों, तो मैं क्या लिखूंगा, nx इज ट्वाइस ऑफ ny। यह है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द टू वायर्स, ये आपसे पूछा है। तो Vd का कौन सा फॉर्मूला आप काम में लेंगे यहाँ पर? बोले बैटरी सेम है, बैटरी सेम है तो मैं सेम पोटेंशियल होने की वजह से EV टॉ अपॉन ML काम में ले सकता हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी काम में ले सकता हूँ क्योंकि नंबर डेंसिटी पिक्चर में आ रही है। यहाँ पर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का अंदाजा हम नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, डायमीटर सेम दिया हुआ है, सो व्हाट टू डू, हाउ टू सॉल्व इट। ये फॉर्मूला काम में लें या ये फॉर्मूला काम में लें, ई टॉ अपॉन एम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में है, या फिर हम काम में लें I इक्वल टू Vd इक्वल टू I अपॉन NEA, I अपॉन NEA इक्वल टू Vd, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं दो दो डिटेल हमको मिल रही है, तो N और A। अगर ये फॉर्मूला काम में लेते हैं क्योंकि और किसी की रिलेवेंस दिख नहीं रही है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो कंडक्टिंग वायर से सेम डायमीटर जोड़ा तो है हमने बैटरी के अक्रॉस, यहां से ये क्लियर नहीं हो रहा कि पैरेलल में जोड़ा है कि सीरीज में जोड़ा है, तो वो डिटेल यहाँ पर मिसिंग है। तो वो डिटेल यहाँ पर होनी चाहिए थी, यहाँ कहीं लिखा होना चाहिए था कनेक्टेड इन सीरीज। इन सीरीज वर्ड मिसिंग है मेरे हिसाब से, ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा होना चाहिए था। अब कैसे कंफर्म करें? तो बच्चों उन्होंने पेपर के पीछे सॉल्यूशन भी दिया है, तो मैं अगर आपको दिखाऊं क्वेश्चन नंबर 13 पे हम चलें, आंसर यहाँ पे इनका दिया हुआ है 1:2। तो 1:2 आंसर कब आएगा? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n और a दोनों डिनोमिनेटर में है, और a पर असर पड़ेगा डायमीटर का, डायमीटर सेम है तो a सेम हो गया। अब बचा n, तो nx अपॉन ny 2 है, तो इनवर्स रेशियो जा रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं Vd इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, तो आएगा ny अपॉन nx।
एन वाई अपॉन एन एक्स होगा 1/2। तो ऑप्शन बन जाएगा फर्स्ट, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, ये रहा 1:2। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1। और ऐसा तब होगा जब हम ये मानेंगे कि वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन वेल डिफाइंड नहीं होता है, तो हमें उसको थोड़ा सा समझ कर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन। यू हैव टू कैलकुलेट द करंट ड्रॉन, कितनी होगी फ्रॉम द बैटरी इन द गिवन नेटवर्क। इस तरह के नेटवर्क को देखते ही आप पहचान जाएंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है आपको। अब बैलेंस्ड है या नहीं है वो पता करना है। आप ये देख सकते हैं कि ये P की जगह है, ये Q की जगह है, ये R की जगह है, ये S की जगह है। और क्या P अपॉन Q R अपॉन S के बराबर है? तो हम देख रहे हैं हाँ, 1/2 इक्वल टू 2/4। तो ब्रिज बैलेंस होने की वजह से जो बीच वाला रेजिस्टेंस है वो काम नहीं करेगा। अगर मैं पॉइंट्स भी मार्क कर दूं बच्चों, ABCD जो पॉइंट है वो आप ऐसे मान सकते हैं, ये A है और ये C है। A और C के बीच बैटरी जुड़ती है। अब बचा B और D, तो A और B के बीच P जुड़ता है, B और C के बीच Q आता है, तो ये B है और ये वाला पॉइंट D है। जब ये बीच का रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा है तो इसका जो इक्विवेलेंट नेटवर्क आप बनाएंगे उसमें आपको पता है कि कौन से रेजिस्टेंस कैसे जोड़ सकते हैं। जब दो पॉइंट्स बी और डी का पोटेंशियल सेम होता है तो दो रास्ते हैं, या तो हम इनको कनेक्ट कर दें कनेक्टिंग वायर से, या फिर हम इसको डिस्कनेक्ट कर दें, यहां से हटा दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इक्विवेलेंट सर्किट मेरे पास ये आ रहा है 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, जिसके अक्रॉस 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। 1 + 2 3 आ गया ऊपर और नीचे आ गया 6। अब 3 और 6 आ रहे हैं पैरेलल में, तो 3 और 6 पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट हुआ 3 × 6 अपॉन 3 + 6 मीन्स 18/9 मीन्स 2 ओम। तो आंसर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 4/2, 4 वोल्ट अपॉन 2 ओम। तो करंट हो गई 2 एम्पियर। करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 15, स्ट्रेट वायर है और एक रेक्टेंगुलर लूप है, केप्ट नियर एज शोन। तो हमें फिगर देखनी होगी। इफ द लूप एंड द वायर आर कोप्लानर, एक ही प्लेन में है, मान लीजिए पेपर के प्लेन में है, तो लूप पर काम करने वाला टॉर्क कितना होगा। ये डायग्राम है। ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, ये हर साल बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है। अभी पूछ रहे टॉर्क कितना होगा। टॉर्क तो तब लगता है जब कोई घुमाने वाली टेंडेंसी हो किसी फोर्स की। अब यहां मैं देख रहा हूं कंसेप्ट काम करेगा, लाइक करंट्स आपको याद होगा, अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल बट लाइक करंट्स attract each other and unlike currents repel each other। जिस तरह से ये रखा हुआ है, अगर एक ही प्लेन में जैसा कि लिखा हुआ भी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वायर और ये लूप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा होगा और रिपल्शन का फोर्स कम होगा जो उस ब्रांच पर लगेगा। जबकि इस पर जो फोर्स लग रहा है, अगर इस पर लगा इस साइड तो इस पर लगेगा नीचे की साइड। वो डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, उल्टा भी हो सकता है, ऊपर उसके नीचे, पर नेट फोर्स 0 है। और क्योंकि नेट फोर्स 0 है, गलत लिखा मैंने, नेट फोर्स 0 नहीं है, नेट फोर्स इज नॉट 0, बट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नहीं है जो कपल या टॉर्क क्रिएट करे। लाइन ऑफ एक्शन सेम होने की वजह से टॉर्क क्रिएट नहीं होगा। नेट फोर्स तो किधर है, अट्रैक्शन का ज्यादा है, तो ये खींचेगा लूप इस वायर की तरफ,
अगर वायर फिक्स्ड है और लूप फिक्स्ड है तो वायर खींचेगा लूप की तरफ। यहाँ ऑप्शन में हमारे पास 0 है और आप ये मान के चलें ये सारा डेटा हो गया डमी डेटा। तो जब ऑप्शन में 0 है और ऐसी कोई सिचुएशन है जैसे कि यहाँ दिख रही है, तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत अब नहीं है आपको। ठीक है, टॉर्क जो है लूप पर वो 0 है। हाँ, अगर यहाँ पूछ लेते हैं फोर्स कितना, तब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती। फोर्स कितना के लिए 10, ये 1 सेंटीमीटर दूरी है, तो फॉर्मूला कौन सा काम में लेते हैं हम, फोर्स पर यूनिट लेंथ F इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई r। हम इनको बहुत ही लंबा तार या इनफाइनाइट लेंथ का वायर मानकर ट्रीट करेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है। तो 2 एम्पियर के लिए आ जाएगी डिस्टेंस 4 + 1 5। जब करंट लिखेंगे 2 एम्पियर एंड 5 एम्पियर, म्यू 0 की वैल्यू आ जाएगी 4.2 × 10⁻⁷ और ये फोर्स निकालेंगे। अच्छा, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो फोर्स आ जाएगा। रिपल्शन का ऐसे फोर्स निकालेंगे अट्रैक्शन का इन दोनों के बीच, और अट्रैक्शन वाले फोर्स में से आप रिपल्शन वाला फोर्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल जिसकी रेडियस r है प्रोपोर्शनल टू, सर्कुलर कॉइल कोई होती है तो उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अगर n टर्न्स हैं कॉइल है तो म्यू 0 Ni अपॉन 2r, r से हम रेडियस को दिखा रहे हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एम्पियर सर्किटल लॉ इज गिवन बाय, एम्पियर सर्किटल लॉ इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl ये होता है, और म्यू 0 टाइम I एनक्लोज्ड होता है, तो ये सबसे ज्यादा फैमिलियर एक्सप्रेशन मुझे दिख रहा है। दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। H का आइडिया आपको होना चाहिए, H इज Ni एंड B इज म्यू 0 Ni। H है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्वेश्चन नंबर 18, एट ए प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी बात कर रहे हैं BH के लिए, इज इक्वल, वो बराबर है किसके, BV के। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन आपने कई बार सुना हुआ भी है। तो अगर आपको फॉर्मूला आता है tan थीटा इक्वल टू BV अपॉन BH, तो ये तो आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 45 डिग्री इज द आंसर क्योंकि tan इनवर्स 1 45 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 19, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए शॉर्ट बार मैग्नेट directed along its equatorial line at a distance r is b. The magnetic field strength at the same distance along the axial line will be. अगर देखा जाए सिलेबस के डिलीटेड पोर्शन के हिसाब से तो मैग्नेटिक डाइपोल से रिलेटेड एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड आपके सिलेबस में नहीं है। पर क्वेश्चन हम कर सकते हैं सिमेट्री से, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होता है वही मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन होता है। तो एक्सिस पर डबल होता है इक्वेटोरियल लाइन का, ये आपको याद रखना है शॉर्ट डाइपोल के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो चाहे मैग्नेटिक डाइपोल। तो बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज शॉर्ट बार मैग्नेट डायरेक्ट अलोंग इट्स इक्वेटोरियल लाइन, डिस्टेंस r, वो b है, तो एक्सियल लाइन पर क्या होगा, 2b होगा, जस्ट डबल। क्वेश्चन नंबर 20, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर placed 1 meter apart to each other in vacuum, electric current flowing through each wire। बच्चों अगर आपको याद हो 1 एम्पियर की डेफिनेशन है, when two infinite current carrying wires placed 1 meter apart in vacuum or air, अब करंट सेम डायरेक्शन में तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, देन करंट फ्लोइंग थ्रू देम is 1 ampere each। so सीधे सीधे जवाब हमारे पास है। तो बच्चों इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 20, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में
21 to 30. Till then, happy learning.